हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आप लोगों को अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम प्रूफ करके बताएंगे। तो सबसे पहले होगा क्या कि हमारे पास एक कंडक्टर होगा। देखिए ये हमारा प्यारा सा एक कंडक्टर हो गया। ये कंडक्टर हो गया हमारा, एक प्यारा सा दुलारा सा कंडक्टर हो गया। अब हमको पता है कि इस कंडक्टर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो पाए जाते होंगे। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे जिनकी वेग की जो दिशा होगी वह रैंडम होगी। समझ में जी, वो इधर उधर इनकी वेग की दिशा होगी, कोई ऐसे जाएगा तो कोई ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ में जी, वेग की दिशा रैंडम होगी, आरंभिक वेग की दिशा। ठीक है, ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, ना जाने ऐसे कितने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा उच्च विभव वाला प्लेट है। तो उच्च विभव वाला प्लेट है तो इस पर कैसा, मान लेते हैं ये धनात्मक आवेश उच्च विभव वाला प्लेट है और ये छोटे प्लेट से जुड़ा हुआ है तो ये निम्न विभव वाला प्लेट है। तो एक हो गया उच्च विभव वाला प्लेट और एक हो गया निम्न विभव वाला प्लेट। ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब क्योंकि आपने यहाँ पर विभव का अंतर है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक धनात्मक आवेश लेंगे। तो धनात्मक आवेश पर बल किधर लगेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, समझने के लिए, और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगी, धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की तरफ या उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अब जो ये वैद्युत क्षेत्र होगी वो एक कांस्टेंट होगा, मतलब यह एक नियतांक होगा। ये भी बात हमें मालूम है कि यह एक नियतांक होगा, हमें समझ में आ गया। ठीक, अब क्योंकि अब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र हो गया तो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर एक बल लगेगा। देखिए ये बल लग गया। ठीक है, QE मान लेते हैं, ये F1 लग गया। ठीक है, तो सब पे जो बल की दिशा होगी, क्योंकि इस पर आवेश कितना है, आवेश जो है वो स्मॉल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो आवेश है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो उस पर बल लगेगा और सारा जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ही लगेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन पे बल जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेंगे और वो बल कितने लगेंगे, QE। ठीक है, समझ में, QE क्योंकि आवेश भी है और वैद्युत क्षेत्र भी है और वेग का दिशा सबका अलग अलग है। ठीक है, लेकिन बल का दिशा सब पर एक है। अब आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, कितना बल लगा, लगा बल। ठीक है, बल ये कितना हो जाएगा, Q गुने E, ये तो हम लोगों को मालूम है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो स्मॉल ई के बराबर होता है और हमें पता है कि स्मॉल ई जो होता है 1 पॉइंट निगेटिव में होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो जाता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है। तो हम लोगों ने ले लिया उसका परिमाण, ले लिया बल का परिमाण ले लिया। ठीक है, समझ में आ जी। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पर त्वरण। त्वरण तो हम लोगों को पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है सबसे पहले हम लोग बल को, जो हमारा बल है, बल बटा द्रव्यमान, यही ना होता है, द्रव्यमान। ठीक है, तो यही हमारा हो गया त्वरण। ठीक है, तो बल बटा द्रव्यमान, बल हमारा कितना हो गया, E बटा द्रव्यमान कितना हो गया, ME। ठीक है, ME क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। तो हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण हमें निकल गया। ठीक है, सबका त्वरण एक समान होगा क्योंकि जिधर बल होगा उधर ही त्वरण होगा, यानी कि त्वरण किसी का अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बात आपको हम बताना चाहते हैं वो यह है
कि आप देख सकते हैं कि क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन पर तो बल का दिशा एक है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन जो है कि का जो प्रारंभिक वेग है वो अलग अलग है। ठीक है, समझ में आया? प्रारंभिक वेग अलग अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा। मान लेते ये इलेक्ट्रॉन पर बल इधर लगा, लेकिन ये जा रहा था इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था इधर, इसका यू इधर था, इसका यू इधर था, और बल इधर लग गया, आगे की तरफ लग गया। तो क्या आप देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन का ये वेग का दिशा है, वेग का दिशा, और दोनों इलेक्ट्रॉन पर लगा हुआ है ये बल का दिशा है। तो क्या ये दोनों टकरा सकता है कि नहीं टकरा सकता है? दोनों इलेक्ट्रॉन टकरा सकता है। बल का दोनों पर दिशा समान है, लेकिन वेग का दिशा अलग अलग है, तो ये टकराएगा। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आयंस के साथ भी टकराएंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी टकराएंगे, खूब कोलिजन होगा। और कोलिजन के वजह से क्या उत्पन्न होता है? रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आ गई? यानी कि आवेश को, रेसिस्टेंस का मतलब क्या? आवेश को जो मूव करना होता है, आवेश यदि कोलिजन नहीं हो रहा होता, आपस में टकरा नहीं रहे होते हैं, तो आवेश बड़ी आराम से एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन तक वो पास कर रही होती है, यानी करंट ज्यादा होता। लेकिन क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, जिसके वजह से आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए, जिसके वजह से इसमें रेसिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, करंट को फ्लो होने में। इवन ये कंडक्टर है तो क्या हुआ? अब देखिए, हम मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा बल तुरंत हम लोगों को निकल गया। तो इस मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन ने पहला कोलिजन यहां पर किया। ठीक, समझ में आया? पहला कोलिजन, ये पहला कोलिजन, दोनों ने यहां पर मिलकर पहला कोलिजन किया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? दूसरा कोलिजन करेगा, सेम इलेक्ट्रॉन दूसरा कोलिजन करेगा। तो उस क्रम में उसने एक समय लिया। ठीक है, समझ में आ जाए? एक समय लिया। उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं? आराम का समय। ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो उस समय को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। समझ में आ जाए? तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन का आराम का समय। तो प्रत्येक का आराम का समय एक होगा कि अलग अलग होगा? तो आराम का जो समय, रिलैक्सेशन जो टाइम है, वो अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि कोई जल्दी टकरा जाएगा, कोई देर से टकराहट में कुछ भी एक सब एक ही टाइम के बाद टकराएगा नहीं। कोई जल्दी टकरा देगा, फिर उसको जैसे ही टकराया तुरंत उसको एक और मिल गया, उससे टकरा गया। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है, आराम का समय, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा। समझ में आया? तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो हम लोग लिखेंगे आराम का समय, आराम का समय, आराम का समय, समय प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा। ये भी हम लोगों को समझ, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, फिर अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो आरंभिक वेग बताइए। तो आरंभिक वेग किसी का u1 होगा, किसी का u2 होगा। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग, वेग प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा। ये भी हम लोग अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, क्या यहाँ पर त्वरण जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं है? तो त्वरण कांस्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सारे इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण का परिमाण होगा स्मॉल ई गुने कैपिटल ई बटा मास ऑफ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गई? त्वरण का सारे इलेक्ट्रॉनों के ऊपर त्वरण जो होगा वो समान होगा। ठीक, परिमाण में भी और दिशा में भी। सबका दिशा, सबके त्वरण का दिशा किधर होगा? जिधर बल लगेगा। ठीक है, इधर बल लग रहा है
ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक आवेश है तो जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा यानी कि इस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में, इस दिशा में बल लगेगा। ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि त्वरण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगा त्वरण नियतांक है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर त्वरण नियतांक है। ठीक, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो चलिए हम लोग A1 निकालते हैं। तो A1 निकालते तो A1 क्या हो जाएगा, स्मॉल e इंटू कैपिटल E बटा स्मॉल n। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये A1 हो गया। ठीक है, तो A1 सबके लिए त्वरण जो है वो समान है। तो हमें पता है कि यदि त्वरण समान होता है तो एक सूत्र हम लोग लगा सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 बराबर U1 प्लस A टाउ, मतलब कि टकराने के बीच का समय हम लिख सकते हैं A टाउ1 लिख देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आरंभिक वेग और टकराया और फिर कुछ देर त्वरण से गया, टकरा गया। ठीक है, तो टाउ1 उसको लिख सकते हैं क्या, आराम का समय। V2 दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन का आरंभिक वेग कितना होता है, U2 प्लस A टाउ2। ये ऐसा करते जाएंगे। Vn बराबर कितना हो जाएगा, Un प्लस A टाउ n। अब इन सबको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, सबको हम लोग जोड़ देते हैं। तो सबको हम लोग जब जोड़ देंगे, ठीक है, सबको हम लोग जोड़ते हैं, देखिए क्या आता है। तो हमारे सामने आ गया V1। सबसे पहले हम लोग इसको मिटा भी देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, 1 प्लस 2 डॉट 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 प्लस 3, ऐसे करके हम लोग जोड़ेंगे। बहुत सारे होंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इधर वाले को जोड़ेंगे V1 प्लस V2 डॉट 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 Vn। तो यहाँ पर आ जाएगा V1 जोड़ V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn हो गया। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, U1 जोड़ U2 डॉट 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 जोड़ Un। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं U1 जोड़ U2 डॉट 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 प्लस Un। ठीक है, ये हो गया आरंभिक वेग जोड़ त्वरण यहाँ पर सबका त्वरण, इस सबको जोड़ेंगे तो A टाउ1 प्लस A टाउ2। ठीक है, A टाउ1 जोड़ A टाउ2 डॉट 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 प्लस A टाउ n। ठीक है, समझ में आ गई? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब एक कदम और आगे बढ़ते, V1 जोड़ V2 प्लस डॉट 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 जोड़ Vn। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, U1 जोड़ U2 प्लस Un, जो आरंभिक वेग का जो सम हो जाएगा। ठीक है, ये सम हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर जो आरंभिक वेग होंगे सारे इलेक्ट्रॉन के, वो इधर होगा, कोई इधर जा रहा होगा। ठीक है, समझ में, टकरा कर कोई इधर गया तो कुछ उसका अपोजिट हो गया। तो जो परिणाम आरंभिक वेग का जो जोड़ होगा सबका, एक आगे 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, और मान लेते हैं एक पीछे 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो रिजल्टेंट वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में? तो यहाँ पर क्या है, आपको दिशा के साथ जोड़ना पड़ेगा U1 U2 और U3। ठीक, समझ UN को। तो आप जब जोड़िएगा इन सारे का जोड़ कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, टाउ1 जोड़ टाउ2 डॉट 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 जोड़ टाउ1। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, हमारे सामने आ गया V1 जोड़ V2 जोड़ डॉट 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 Vn,
और यहाँ पर हमारा आ गया ए टाउ 1 जोड़ टाउ 2 डॉट 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 टाउ n आ गया, ये रिलैक्सेशन टाइम है। अब एक बात आप समझिए, यहाँ पर हमारे सामने आप देख सकते हैं अंतिम वेग है, ढेर सारे। मान लेते हैं कि एक क्लास है, ठीक है, इस क्लास में 4 बच्चे हैं, एक का जो वेट है वो 70 kg है, मान लेते हैं कि 10 किलो है, ठीक है, 10 किलो है, 20 किलो है, ठीक है, 30 किलो है, 40 किलो है, ठीक है, समझ में। तो क्लास का मतलब यदि किसी कोई बच्चा है, हम अनजान आदमी है, ठीक है, और हमें ये बताना है किसी बच्चा को खड़ा कर दिया गया, ठीक है, समझ में आया जी। तो खड़ा कर दिया गया, हमने अंतर बहुत ज्यादा ले लिया है, अंतर इतना नहीं होता है। मान लेते हैं कोई 10 किलो का होगा तो 10.5 किलो का कोई होगा, कोई 11 किलो का होगा, ऐसे ही होगा। ऐसे ले लेते 10, 11, 12, ठीक है, 11, चाहे 13 ले लेते हैं, चाहे 11 ले लेते हैं, तो ऐसे ही होगा, ठीक है, समझ में आ रही। अब हमारे पास 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी के बच्चे हैं, ठीक है, उनका हमको मास दिया गया है, समझ में आ रही। हम अनजान व्यक्ति हैं, हमसे बोला जाएगा किसी बच्चे को खड़ा करके कि बताइए इसका जो वजन जो होगा वो कितना होगा। तो हमको एक बात बताया कि सबका हमको एवरेज और बता देगा कि एवरेज, तो हम किस पर जाएंगे, हम एवरेज पर जाएंगे। हम कहेंगे 10 जोड़ 11 जोड़ 12 जोड़ 11 बटा क्या कर देंगे हम लोग 4 कर देंगे, 22 32 34, ठीक है, 10 44, तो कितना हो जाएगा 44 बटा 4, ठीक है, समझ में आइए 44 बटा 4 हो जाएगा, यानी कि एवरेज वेज क्या होगा 11 kg हो जाएगा। तो हम कहेंगे कोई भी अनजान इंसान है हम, और हमको क्लास के अंदर पता है, हमको एवरेज पता है 11 kg, तो कोई भी बच्चा को खड़ा कीजिएगा तो हम कहेंगे कि उसका जो वजन है वो 11 kg का अप्रॉक्स होगा, ठीक है। उसी प्रकार से सारे इलेक्ट्रॉन है, एक का V1 है, एक का V2 है, ऐसे करते करते Vn इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग किस पर विश्वास करेंगे, यदि एक इलेक्ट्रॉन की वेग के बारे में बात करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वही एक इलेक्ट्रॉन का ही तो हम औसत वेग लेंगे ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, n इलेक्ट्रॉन है तो औसत निकालने के लिए इधर n से भाग लगा देंगे, और इधर औसत निकालने के लिए हम n से भाग लगा देंगे, समझ में। सेम हाल तो क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा भी, इसी औसत वेग को हम लोग बोलेंगे अनुगमन वेग, और ये अनुगमन वेग बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ध्यान समझते हैं, ए टाउ 1 जोड़ टाउ 2 जोड़ 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 टाउ n बटा ए, तो हम लोग क्या हो जाएगा टाउ एवरेज। ऐसे जैसे भी एवरेज हुआ वैसे मतलब रिलैक्सेशन टाइम एवरेज हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों को एक बात और मालूम है, ए बराबर हमारा कितना आया था, ए बराबर तो हम लोग को पता है स्मॉल ई गुने कैपिटल ई बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आया था हमारा। तो यहाँ पर एक जगह पर रख देते हैं स्मॉल ई गुने कैपिटल ई बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा टाउ एवरेज। ये दोनों कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, औसत वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा किसका, अनुगमन वेग, और ये अनुगमन वेग कितना हो जाएगा स्मॉल ई गुने कैपिटल ई बटा एम ई गुने टाउ एवरेज, ठीक है। ये हमारा अनुगमन वेग हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अनुगमन क्योंकि यह एक वेग है तो इसका एसआई मात्रक कितना होगा, एसआई मात्रक होगा हमारा, एसआई मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड, वेग है। यदि हम लोग इसके विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे क्या हो जाएगा एल बटा टी, यानी कि एल टी का घात -1, समझ में आ रही। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी अनुगमन वेग है यानी कि यह है, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यह एक नियतांक है, ई ये भी ये क्या है नियतांक है, टाउ एवरेज ये भी ये क्या है नियतांक है, कि एवरेज वैल्यू, ये सब एक नियतांक है। तो अनुगमन जो वेग होता है, अनुगमन वेग जो होता है वो आप देख सकते हैं कि ये नियतांक है, तो यहाँ पर, और ये क्या, ये टाउ एवरेज किस पर निर्भर करेगा, कंडक्टर पर निर्भर करेगा, समझ में आ जाए। टाउ एवरेज किस पर निर्भर करेगा, कंडक्टर पर निर्भर करेगा, ठीक है, समझ में आ जाए। तो यदि हम एक कोई कंडक्टर ले लेते हैं जैसे कॉपर ले लेते हैं तो उसका टाउ एवरेज जो है वो समान होगा,
ठीक है, कोई भी किसी कॉपर को किसी समान टेम्परेचर पर रख देंगे तो उसका टाउ एवरेज क्या होगा, समान होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम समान होगा। अब एक बात आप लोग समझ लीजिए कि ये जो वेग आया वो एक प्रकार का क्या है, ई टाउ एम बटा एम ई, ये क्या है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यदि हम लोग एक कंडक्टर को ले लेते हैं, तो यदि हम लोग एक कंडक्टर को ले लेते हैं तो कंडक्टर का जो टाउ एवरेज है, रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन का आपस में टकराने का, वो कांस्टेंट है। यदि इस कंडक्टर में करंट कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, करंट, तो करंट कांस्टेंट है तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ जी, ई भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट करंट के लिए वैद्युत क्षेत्र भी कांस्टेंट होगा और ये भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। समझ में आ जी। तो उम्मीद करते हैं कि अनुगमन वेग आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो अनुगमन वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज के लिए इतना है।